हमारे प्रिय दर्शकों को आपके डॉक्टर भैया पॉजिटिव इंडिया चैनल के थ्रू आप सबका हम अभिनंदन करते हैं। और हमारे स्टूडियो में आज स्पेशल गेस्ट हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सपना बंसल जी हमारे साथ हैं आज। बेसिकली ब्रीफ में हम इनका बहुत ही स्पेशल उनके कार्य है और बहुत ही इनका हैवी बायोडेटा है। हम सारी चीजें बता नहीं सकते इस समय, लेकिन ब्रीफ में हम ये बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को कि हमारे जो प्रोफेसर साहिबा हैं वो वर्तमान में दिल्ली यूनिवर्सिटी में वाणिज्य डिपार्टमेंट कॉमर्स सेक्शन में प्रोफेसर पे कार्यरत के रूप में कार्यरत हैं। और इन्होंने डबल मास्टर्स किया है, एमकॉम, एमबीए और बीबीए प्लस पीएचडी इन्होंने किया है। पीएचडी डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से किया हुआ है और इन्होंने प्रथम श्रेणी से एमबीए और बीबीए फर्स्ट ग्रेड से किया, डिवीजन से किया है इन्होंने। ये 18 साल से शिक्षा, एजुकेशन और सामाजिक क्षेत्र में, सोशल सर्विसेज में बहुत ही प्रोएक्टिव है। और ये हिंदू युवा वाहिनी की यूपी प्रदेश की महिला प्रेसिडेंट भी है। इतनी सारी उपलब्धियां इतनी यंग एज पे हमारे यंग युवा पीढ़ी के लिए एक रियल रोल मॉडल की तरह है प्रोफेसर साहिबा। हम आपका स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में आने के लिए। आपका डॉक्टर भैया वेलकम करते हैं हमारे सारे दर्शक की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कुवैत के सभी वासियों को डॉक्टर सपना बंसल का हमारे हिंदुस्तान की भूमि से नमस्कार करती हूँ, मैं आदाब करती हूँ, सत श्री अकाल करती हूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि कुवैत के सभी लोगों को मुझे बात करने का मौका मिला। उसके लिए मैं डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इनके चैनल का भी। आप सभी का मैं स्वागत भी करती हूँ जी। प्रोफेसर बंसल जी, वेलकम करते हुए हम आपके भारतीय जनता पार्टी का जो फेमस स्लोगन है, नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2021 में जो नारा दिया है कि इन सबको कार्यरत होने के लिए सबका प्रयास की जरूरत होती है, जो हम बाकी के देशों में भी देखते हैं। जब तक कि सबका प्रयास नहीं हो, सबकी इंक्लूजन, इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसमें आप काफी डीपली कार्यरत हैं। हमारे दर्शकों को, हमारे आदरणीय प्रिय दर्शकों को आप अपने लफ्जों में क्या बोलना चाहती है? किस तरह से आप इंस्पायर्ड होगी इन चीजों से और क्या इसके ऊपर किस तरह से एक्शन कर रही है, प्लीज? जी डॉक्टर सुमन जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, भारत भूमि वो भूमि रही है जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से हमने हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री के रूप में हमें जो रक्षक मिले हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ना केवल हिंदुस्तानियों का कोविड काल में ध्यान रखा बल्कि पूरे विश्व के परचम में भी हिंदुस्तान का परचम फैलाया है। पूरे विश्व में आज हिंदुस्तान की ख्याति पहुंच चुकी है और आज भी हमारी शक्ति का, हमारे सशक्तिकरण का लोहा पूरा विश्व मानता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारा स्लोगन हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया था, क्योंकि भारत भूमि वसुधैव कुटुंबकम रही है। हमने पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में माना है और उनका ये मानना है कि एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता जब तक हम टीम में काम नहीं करते, हम सबको साथ में नहीं लेके चलते, चाहे वो व्यक्ति किसी भी आर्थिक व्यवस्था के रूप में हो, चाहे वो छोटा वर्ग हो या मीडियम श्रेणी हो या हमारे बहुत बड़े बड़े टाटा, बिरलास और रिलायंस की कंपनी हो। तो सबका साथ चाहिए हमें, तभी मिलाकर हम इस देश को आगे लेके जा सकते हैं। सबका विकास, देखिए ओवरऑल डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी, जब तक हर किसी का हर किसी क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं होगा, आज की डेट में टेक्नोलॉजी का टाइम है, जहां हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो हमें हर तरीके से अपने आप को डेवलप करना है, जिसमें कि आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और सबसे इंपॉर्टेंट है व्यवहारिक रूप से। क्योंकि हम बहुत सारे स्तर पर तो डेवलप हो जाते हैं लेकिन व्यवहारिकता नहीं रख पाते। यदि आप हिंदुस्तान की विदेश नीति देखें तो ना केवल वो अपना ही ध्यान रखते हैं बल्कि अपने पास में भी जो कंट्री है, चाहे वो नेपाल है, भूटान है, आपके म्यांमार है या कोई और कंट्री है, उनका भी सहयोग करते हैं। और श्रीलंका में भी आज की डेट में देख रहे हैं आप कि सबसे ज्यादा सर्विसेज हम यहाँ से उनको पहुंचा रहे हैं और हमारी जो वैक्सीन भी थी उसको भी हमने और देशों के साथ साझा किया। मतलब कि हम सब
के साथ में सबका विकास भी चाहते हैं और सबका विश्वास भी चाहते हैं, क्योंकि विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वास होगा तभी आपकी आस्था ईश्वर में रहती है, आपकी आस्था उस परम शक्ति में रहती है, और जब आस्था होती है तो आप बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। तो हमारा मानना है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ में ये भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। और हमारा तो यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक दल के रूप में निकली है जिसने पूरे देश को कोरोना काल में एक बहुत ही अच्छी स्थिति पर लेकर आए हैं। और आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बाद में भी जहां और जगह त्राहीमाम हो रही थी, वहां हमारा देश ना केवल अपनी परेशानियों से, समस्याओं का समाधान ढूंढ रहा था, बल्कि आप देखिए पीपी किट बनाने से लेकर और कई ऐसी चीजें हमने निर्यात करी कि जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते, वो भी इतने कम टाइम में, और हमने और लोगों की भी सेवा भावना की। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी का ये स्लोगन पूरी तरीके से सही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहिबा, इतनी डिटेल में आपने हमारे दर्शकों को ये उजागर किया, आपने सबको डिटेल में बताया। तो अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेत्साम उदार चरितनाम तु वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा आपने फिर से दोबारा प्रचलित किया है, तो इसमें आपने सही बोला है कि हमारा विश्व, जो भारत विश्व गुरु की तरह है, तो ये नेबरहुड पॉलिसी, जैसे आपने बताया, श्रीलंका का एग्जांपल अभी दे गया, भूटान, नेपाल, बर्मा, ये सब जो है ना, और प्लस इतनी सारी कंट्रीज को मेडिसिन दिए कोरोना काल में, पीपीई किट्स की एक्सपोर्टर बन गई। एक लैब से 2000 से ऊपर लैब बने, और इंटरनेशनल लेवल के WHO क्वालिफाइड वैक्सीन्स बने, और बाहर भी दिए गए सबको, सिर्फ अपना ही नहीं किया गया। अब चलते हैं आपके ऊपर, आप इतनी एक्टिव हैं एट दिस टेंडर एज, और आपने प्रोफेसर का काम करते हुए भी आप सोशल एक्टिविटीज करती हैं, और हिंदू युवा मोर्चा की प्रेसिडेंट भी हैं, इंस्पायर करते हैं। तो इस तरह से व्यस्त होने के बाद भी आप सोशल मीडिया में इतना टाइम कैसे निकालते हैं? हमारे युवा को क्या संदेश देना चाहेंगी? हमारे डॉक्टर भैया को सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि हर व्यक्ति के पास में इस पूरी दुनिया में सिर्फ 24 घंटे हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि मेरे पास 24 घंटे 1 मिनट है। हम अपने समय का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, सदप्रयोग किस तरीके से करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हम कितना जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस बात के लिए जिए ये महत्वपूर्ण है। जब आपके अंदर देशभक्ति का भाव होता है, जब आपके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है, तब रातों की नींदें अपने आप कम हो जाती हैं, क्योंकि आपके कंधों पर आपके देश का भविष्य होता है। और एक शिक्षक होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इस देश के निर्माण के साथ साथ राष्ट्र के निर्माण के लिए आगे भी चलेंगे और हमारे विश्व में भी कहीं ना कहीं शांति भी फैलाएंगे। आपको पता ही है कि आज की डेट में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक महिला होने के नाते मुझे घर भी देखना पड़ता है, बच्चे को भी देखना पड़ता है, परिवार में भी जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक भी हैं, राजनीतिक स्तर पे भी मैं जुड़ी हुई हूँ। और कहीं पे भी कोई भी काम ऐसा होता है जहां मेरी किसी भी तरीके की सहायता की जरूरत होती है, मैं हमेशा पहुंचती हूँ। मैंने सिर्फ एक ही अपने जीवन का नियम माना कि जब आप ये सोच लेंगे कि आप अपने काम को सिर्फ काम नहीं समझेंगे, उसे पूजा समझ लेंगे, उसे ईश्वर समझ लेंगे, तो आप कम समय में वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। आपको मैं बताना चाहूंगी, मैं मात्र 21 साल की उम्र में टीचिंग प्रोफेशन में आई थी, और जब मैं आई थी तो बहुत ही छोटी थी। लोगों को बिलीव नहीं होता था कि ये कैसे पढ़ाएगी। और मुझे याद है कि जब पहली एमकॉम की मुझे क्लास मिली तो बच्चे मेरे से ज्यादा एज के थे, लेकिन आपके अंदर यदि कुछ करने की ख्वाहिश है तो आप कर सकते हैं। और मैं आपको अपने देश के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान में हमेशा ही स्त्रियों को बहुत सम्मान दिया गया है, और कहते भी है यत्र पूजनते रमनते तत्र देवता। जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां स्वयं साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश वास करते हैं। तो मुझे मेरे परिवार से भी बहुत सहयोग मिला। मेरे पिता ने मुझे बेटी की तरह नहीं, उससे बढ़कर पाला, और उन्होंने मुझे वो संस्कार दिए कि बेटा जीवन में अपने कर्म को ही अपना सब कुछ बनाइए। और मैंने इसीलिए इतनी कम उम्र में ये सब कुछ किया। और मेरी आगे भी ख्वाहिश ये है कि यदि हंसते हंसते मुस्कुराते हुए भी यदि इस शरीर का एक कतरा खून भी मेरे देश के काम में आ जाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। एक्सलेंटली, जिस तरह से आपने बताया और आपने संस्कृत श्लोक इस्तेमाल किए, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवाः,
What a beautiful quote, श्लोका वर्स फ्रॉम संस्कृत। ये इटरनल ट्रूथ है हमारे भारत में, जिस तरह से महिला की इज्जत मिलती है, रिस्पेक्ट दी जाती है। आपकी उपलब्धियों में हम अपने दर्शकों को फिर से बताते चलें कि आप सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में ही फेमस इसलिए हैं क्योंकि आपकी एक चुंबकीय अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है जो काफी मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करती है सबको। और आपने कोरोना काल में भी एक रियल कोरोना वॉरियर की तरह काम किया। आपने 400 से ज्यादा, मोर देन 400 वेबिनार्स कंडक्ट किए जिसमें कि आपने मिलियंस को इंस्पायर किया है, मिस इंफॉर्मेशन को दूर किए हैं। और वहीं पे आपने एंटरप्रेन्योरशिप की बुक जो आपकी थी, 94 से ज्यादा कंट्री, 94 से ज्यादा देशों के जो राजदूत आए थे उनके सामने उनका विमोचन हुआ, उनकी रिलीज हुई और भारत सरकार द्वारा। और हम आपको ये भी, हम अपने दर्शकों को बताते चले कि आपने 14 से ज्यादा बुक्स लिखी है, आपके द्वारा लिखी गई है, जिसमें अटल बिहारी, जो हमारे माननीय स्वर्गवासी प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी पर रचित संघर्ष, संकल्प और सियासत की अटल कहानी एवं एन आइकॉनिक जर्नी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी भी है। तो आपने जो ये 14 से ज्यादा बुक्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट के लिए लिखी है, तो ये आम जनता तक पहुंचाने के लिए कितना इसका रिजल्ट है, कितना इसका रोल रहा, इसके बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? जी जी, डॉक्टर सुमन जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। क्योंकि मैं एकेडमिक से हूँ तो निश्चित रूप से लिखना, पढ़ना, ये सब मेरे अपने व्यक्तित्व में भी आता है और मेरे जो प्रोफेशन है उसमें भी आता है। जब मैंने पहली एंटरप्रेन्योरशिप की बुक लिखी तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज की डेट में NSIC, निस्बर्ड और यहाँ तक कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में मेरी ही बुक चलती है। उस बुक को लोगों ने इतना पसंद किया क्योंकि बिजनेस कैसे किया जाए, क्योंकि एक व्यक्ति जो घर में है, जो बहुत छोटे से लेवल पे, बहुत ज्यादा एजुकेशन भी नहीं है, उसके साथ कैसे स्टैब्लिश करें अपने आप को, उसके लिए मैंने उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स दी। और मैं आपको बताना चाहूंगी बहुत सारी केस स्टडीज भी मैंने उसमें इन्वॉल्व की, जिसमें कि आप लिज्जत पापड़ की ले सकते हैं। लिज्जत पापड़ की केस स्टडी में जो 5th स्टैंडर्ड तक थी, जसवंती बहन, 5 महिलाओं के साथ में कुटीर उद्योग उन्होंने शुरू किया और आज वो 2,500 करोड़ की कंपनी है। वहीं कल्पना सरोज की मैंने स्टोरी इन्वॉल्व की, जिन्होंने 2 रुपए रोज कमाती थी और आज वो 3,500 करोड़ की कंपनी कमानी टायर्स की मालकिन है। VLCC की मालकिन है आपके शहनाज हुसैन है, जिन्होंने बहुत घर से ही ब्यूटिशियन का शुरू किया। इस तरीके से बहुत सारी महिलाओं को मैंने कनेक्ट करके एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत अच्छी केस स्टडीज दी। और जब उन केस स्टडीज को मेरे बच्चों ने, मेरे इंडिया में बहुत अलग अलग MBA इंस्टीट्यूट में पढ़ाया गया, तो उन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में डॉक्टर सपना आपने उस चीज को बताया है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि शिक्षा का मतलब सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उसे समझना और समझकर इंप्लीमेंट करना भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने ज्ञान से कितना उसको व्यवहारिक ज्ञान में लेकर आते हैं, क्योंकि जितना हमने आज तक पढ़ा हुआ होता है उसको यदि प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं, या हम कुछ जब हमारे साथ कठिन समय चल रहा है और कठिन समय में हम उन मोटिवेशनल बुक्स को या जो मोटिवेशन कोटेशन है उनको नहीं समझ पा रहे, तो शायद हमसे ज्यादा भागा कोई नहीं होगा। तो मैं एक ही बात अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि जीवन में चाहे कैसा भी समय आए, अच्छा या बुरा, पहली बात तो हार नहीं माननी है, क्योंकि जो हार नहीं मानते वो इतिहास लिखते हैं। क्योंकि इतिहास वही व्यक्ति लिख पाता है जिसने संघर्ष किया होता है। तो मैंने बहुत संघर्ष किया इन किताबों को लिखने के लिए। और जब मैं आपको बताना चाहूंगी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर संघर्ष, संकल्प और सियासत की अटल कहानी, मैंने ये पुस्तक लिखनी चाहिए, पिछले 5-6 साल मैंने इस पे काम किया। उस समय उनकी तबीयत बहुत खराब थी और उनसे मिलने का समय बहुत मुश्किल से मिल पाता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं जाकर वहां बैठ जाती थी और उनके जो PA थे अभी शिवनाथ जी, जिनके अभी मृत्यु हुई है, तो उनसे मैं बहुत कुछ, मैंने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। और उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर सपना आप हार नहीं मानने वालों में से हो। तो मैंने कहा मैं भारत की नारी हूँ, भारत की नारी ने कभी हारना सीखा ही नहीं है। तो मैंने अपनी किताबों में, रचनाओं में सब कुछ उस चीज को समाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ये कोशिश की है, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बुक हो, स्किल डेवलपमेंट की हो, एंटरप्रेन्योरशिप की हो, कलेक्टिव बार्गेनिंग की हो, या मेरी अपनी और भी बहुत सारी किताबें हों, उन सब में मैंने ये कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा मैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर दूं अपने स्टूडेंट्स को, ताकि उन्हें ये ना लगे कि वो डॉक्टर सपना से बात नहीं कर रहे हैं। वो 2 वे कम्युनिकेशन है। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम 2 वे कम्युनिकेशन
फैशन में मैंने उन बुक्स को लिखा है, और मैं आप सबसे कहूंगी कि आप भी पढ़िए, आपको बहुत पसंद आएंगी, और आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं, क्योंकि हमेशा सुधार के लिए गुंजाइश हमेशा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर साहिबा। और हमारे दर्शकों को बताते चलेंगे, प्रोफेसर डॉक्टर साहिबा आज ही लीडर नहीं है, इनकी लीडरशिप पहले स्टूडेंट लाइफ में भी थी। जैसे कि 2003-4 में इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में भी स्टूडेंट परिषद में इन्होंने सर्वाधिक वोटों से जीत हासिल करके छात्र संघ अध्यक्ष भी बनी थी। और हम इनसे, हमारे डॉक्टर साहिबा से ये पूछना चाहते हैं कि आप रेलवे मिनिस्ट्री में भी कार्यरत हैं, उनके साथ भी जुड़ी हुई हैं, तो आप किस तरह से कार्य करती है, किस तरह से सेवा देती है वहां पे? डॉक्टर सुमन जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा करियर स्टूडेंट लीडरशिप से शुरू हुआ। मैं उस समय एमबीए में थी, और एमबीए में पहली बार आगरा यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हुए थे। और वो इलेक्शन ऐसे नहीं होते थे, इलेक्शन बहुत ही, कोई हाथी लेकर आ रहा है अपने साथ, कोई घोड़ा लेकर आ रहा है, और यहाँ तक कि ढोल नगाड़े होते थे, और स्टूडेंट की फौज होती थी, और पीछे नारे लगे हुए होते थे, मचिए हलचल हलचल सपना बंसर सपना बंसर। तो उन नारों के बीच में मैंने अपना करियर शुरू किया, और सारी जितनी भी हमारे साथ में स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मुझे बहुत ही अप्रिशिएट किया। उस समय थोड़ा सा हम लोग इतना एक्सपोजर नहीं था, लेकिन हमने कोशिश की, और जब हमने अपनी बातें रखी और उन बातों को स्टूडेंट ने समझा, तो उन्हें लगा कि कोई हाईली एजुकेटेड पर्सन आ रहा है जो कि एमबीए बैकग्राउंड से है, तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। क्योंकि राजनीति में हम लोग ये चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग आए, ऐसे लोग आए जो इंटेलेक्चुअल हो, जो सही डिसीजन ले सके, जो देश के लिए अपना एक सही योगदान दे सके। तो उस समय का मेरा ये रहा। और आज की डेट में मैं जो रेलवे मिनिस्ट्री और बहुत सारी मैं मिनिस्ट्रीज में पार्ट में भी हूँ, कई सारे मैं संगठन के साथ में भी जुड़ी हुई हूँ, तो वहां उसमें मैंने बहुत कोशिश की कि अच्छी चीजों को दूं। जैसे कि मैंने, जब ये रेलवे मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई, तो उसमें मैंने बहुत जोर शोर से उठाया कि हमारा जो सिस्टम है वो इस तरीके से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि पानी की बोतल एक जगह दूसरी रेट की है, दूसरी जगह दूसरी रेट की है। और भी कई मैंने ऐसे जो वंदे भारत जब हमारी इनॉग्रल हुई थी, उस समय अमित शाह जी और हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और भी बाकी मिनिस्टर्स थे, तो उस समय मैं भी मौजूद थी। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो इस तरीके से हमने बहुत कुछ कोशिश की है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि हमेशा बहुत कुछ करना बाकी रहता है, अभी बहुत कुछ करना है। मैं सच में चाहती हूँ कि अपने युवाओं के लिए, अपने देश के लिए, और यहाँ तक कि अपने जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उन लोगों के लिए कुछ ऐसा मैं और रिसर्च वर्क करूं, जिससे कि उसे पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में लोगों को लगे कि हाँ, हमने कुछ अच्छी चीज समझी है, देखी है या सुनी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर सपना जी, आपने जो डिटेल में हमारे दर्शकों को बताया। फिर से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट की एक रोल मॉडल है, और वुमेन्स ह्यूमन राइट्स कमिटी में भी प्रेसिडेंट हैं। तो आप किस तरह से कार्यरत हैं, और इससे आपकी रोल मॉडल और प्रेजेंस से महिलाओं में कितनी अवेयरनेस, कितनी जागरूकता हो रही है, हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी डॉक्टर मिश्रा, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में आज भी महिलाओं को जन्म लेने से पहले, बच्चियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है गर्भ में। क्योंकि कहीं ना कहीं हम आज भी उस डिस्क्रिपेंसी में रहते हैं जहां ये माना जाता है कि दहेज देना पड़ेगा, इसका पालन पोषण करना पड़ेगा, और खासकर महिलाओं के ऊपर जो अपराध बढ़ रहे हैं उनसे भी लोग डरकर अपनी बच्चियों को मार देते हैं। तो मैंने जब ये पीड़ा देखी तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जो कि लाइव कहानी है, यदि आप मुझे अनुमति दें, थोड़ा सा टाइम उसमें लूंगी सो दैट आप मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक बार वुमेन्स डे के एक प्रोग्राम में थी, और मैं वहां स्पीच दे रही थी एज ए, मुझे वहां जज बनाया गया था। तो एक महिला मुझसे आई, कहती है कि उनकी बेटी आईएएस पीसीएस थी, तो उनको हम प्राइज दे रहे थे, तो मुझसे कहती है कि डॉक्टर सपना, मेरे बारे में एक शब्द जरूर बोलना कि मैं इस दुनिया की सबसे खराब माँ हूँ। तो मैंने लगा कि मैंने शायद कुछ गलत सुन लिया। मैं उनके पास गई, मैंने कहा जी आप क्या कहना चाहती हैं? बोले आप जब मंच से मेरे को सम्मान दें उस समय ये जरूर बोलिएगा कि मैं इस दुनिया की सबसे खराब माँ हूँ। मैंने कहा मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। तो मैंने उनसे जानना चाहा, जो स्टोरी उन्होंने मुझे बताई वो मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगी, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगी, शायद आप समझ सके कि क्या पीड़ा थी।
एक महिला थी, उनके पहले से ही 2 बेटियां थी और तीसरा बच्चा होने वाला था, तो उनके घर से पहले ही हो गया था कि यदि तीसरी लड़की हुई तो उसको आपको कहीं ना कहीं मार देना होगा। लेकिन वो अबॉर्शन के लिए तैयार नहीं हुई और वो समय भी निकल चुका था। लेकिन घर वालों ने सोचा कोई बात नहीं, डिलीवरी के बाद में भी तो मारा जा सकता है। ओह नो। उन्होंने पूरी कोशिश की उनको मारने की, उस बच्ची को मारने की। तो उनका भाई उनके पास में आता है जब वो हॉस्पिटल में है कि जीजा जी ने बोला है कि आपको तभी हम घर में आने देंगे जब आप इस लड़की को कहीं ना कहीं मतलब हिले लगा कर आएंगे, मतलब आई मीन टू से कि इसको किसी भी तरीके से मार कर आएंगे। तो उस महिला ने अपने मायके पहुंची और उस समय सर्दियों का समय था। उसने एक खुले पलंग पे उस बच्ची को रख दिया ठंड में, कड़कड़ाती हुई ठंड में, और वो पूरी रात बच्ची चीखती रही और वो चौखट पे खड़ी हुई वो महिला रोती रही और ये इंतजार करती रही कि कब सुबह उसकी चीख खत्म होगी और वो वहां से उठकर सबको बता देगी कि वो मर गई। जब वो सुबह 5 बजे उसने देखा, तब तक उसकी बच्ची की चीख बिल्कुल बंद हो चुकी थी, पूरा शरीर नीला पड़ गया था। वो बिल्कुल पास में गई और जाकर देखा तो बच्ची में सांस चल रही थी। उनकी माँ की ममता अंदर से तिलमिला गई और उन्होंने कहा कि जब ये बच्ची पूरी रात जिंदगी से लड़ते हुए मौत को हरा सकती है तो क्या इसके लिए मैं अपने पति से, समाज से, परिवार से नहीं लड़ सकती? यू वॉन्ट बिलीव इट, उन्होंने उन्होंने अपने परिवार को, अपने पति को छोड़ दिया कि मैं इस बच्ची को नहीं मार सकती, मैं इस बच्ची के साथ ही अपना जीवन यापन करूंगी। और आपको मैं बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि उनकी तीनों बच्चियों में से 2 बच्ची आईएएस बनी, आईएएस ऑफिसर, और तीसरी जो लड़की जिसको कि मारने का आदेश मिल गया था वो आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में जज है। और उस महिला ने मुझे एक ही बात ये बताई कि मैं उस समय कितनी बुरी माँ थी, लेकिन मैंने एक हिम्मत की कि एक माँ के अंदर वो शक्ति भी होती है, क्योंकि माँ के बहुत रूप हैं। हम देवी माँ को पूजते हैं, हम लक्ष्मी के रूप में, दुर्गा के रूप में, सरस्वती के रूप में, लेकिन एक बच्ची जो इस दुनिया में आना चाहती है, सिर्फ उसकी सांसें इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि वो एक लड़की है। तब मेरे अंदर से भाव आया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे जमीनी तौर पर काम करने की जरूरत है। और मैं आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि अब तक मैं 22 से ज्यादा बच्चियों को बचा चुकी हूँ और आज वो पूरी तरीके से जिंदा हैं, इस खुली सांस में, इस हवा में सांस ले रही हैं। और जब उनकी माएं मुझसे मिलती हैं तो मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा काम किया। और आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि मेरे पास में भी बेटी है और एक ही बेटी है, और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं एक बेटी की माँ हूँ। तो इन सारी संस्थाओं में काम करते हुए जीवन के बहुत सारे अनुभव भी हुए। तो यही कहना चाहूंगी कि काम करते रहना चाहिए, क्योंकि इस समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को हमें निभाना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहिबा। आपने जो डिटेल में, बस थोड़ी सी इमोशनल आंखें नम हो जाती हैं जो आपने स्टोरी सुनाई, रियल स्टोरी। फॉर श्योर हमारे दर्शक भी काफी इमोशनल हो गएंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल ट्रूथ है और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और हमारे समाज में ऐसे ही चेंजेस लाने चाहिए। हमने पिछली बार भी एसडीएम साहब से एक बात की थी, तो उन्होंने भी विवाहित जो दंपति के साथ उन्होंने दहेज प्रथा को नकार करके उन्होंने 2 पेड़ लगाने के लिए बोले थे। पेड़ लगाने के लिए, जैसे कि पर्यावरण सुरक्षा में हो, तो उन्होंने इस तरह से एक मुहिम चलावे, स्कीम चलावे। अब क्योंकि हमारा वक्त हो गया है, आखिरी में ब्रीफ संदेश हमारे जनता को, हमारे भाइयों और बहनों को, पूरे नॉट ओनली देशवासी, इंटरनेशनल में जो है सारे, उन सब के लिए आपका छोटा सा संदेश क्या होगा प्लीज? जी, सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे सुन रहे हैं, और हमारे इस चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। डॉक्टर सुमन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन उनके साथ में रहा। मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिर कर ओ मुसाफिर, क्योंकि ठोकर इंसान को चलना सिखाती हैं, ठोकर इंसान को चलना सिखाती हैं। जीवन में कभी हार नहीं माननी है, कभी भी जीवन में कोई भी मुश्किल वक्त आए,
आंखें बंद करिए और उस परम पिता परमात्मा की शक्ति को हमेशा याद करके रखिए कि जीवन में यदि संघर्ष आ रहा है, इसका मतलब ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है और परीक्षा में आपको फर्स्ट आना है। तो आपको जीवन में कभी भी हार नहीं माननी है, हमेशा अपने देश के प्रति समर्पित रहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने देश से प्यार नहीं करता वो अपने आप से प्यार नहीं कर सकता, वो अपनों से प्यार नहीं कर सकता। इसलिए सबसे बड़ा प्रेम होता है देश प्रेम। और उससे भी बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगी, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किस स्थिति में हैं, चाहे छोटा सा ही दान सही, छोटा सा ही सहयोग सही, चाहे एक पेड़ ही लगाने की बात सही, एक छोटा सा प्रयास इस पर्यावरण के लिए, इस देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जरूर करते रहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रयास बहुत जरूरी है। कोरोना जैसी महामारी ने हमें एक बात समझा दी है कि चाहे आप कितना भी धन कमा लीजिए, लेकिन सांसें लेने के लिए आपको हमेशा खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन छोटे छोटे कामों को करते रहिए, अच्छे प्रयास करिए। जब आपका जन्मदिन हो तो उस जन्मदिन को सिर्फ अपने तक मत बनाइए, किसी अनाथ आश्रम में जाइए। जिस दिन आपको लगता है आपकी एनिवर्सरी हो, एक दीपक जरूर जलाइए। मैं कुछ छोटे छोटे कोशिश करना चाहूंगी। और पेड़ तो हम लगा देते हैं, लेकिन उनको पानी देना भी मत भूलिए, क्योंकि अक्सर जिन पेड़ों को लगाकर छोड़ दिया जाता है वो सूख जाते हैं। और जीवन ये कहता है कि किसी को सूखने ना दें, किसी को खत्म ना होने दें, क्योंकि जीवन सतत है। इन सभी शुभकामनाओं के साथ में मैं आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रोफेसर डॉक्टर साहिबा, आपने जो इतने डिटेल्स में हमारे इंस्पायर किया हमारे दर्शकों को, फॉर श्योर आपकी मैग्नेटिक पर्सनालिटी से वो लोग इंस्पायर हुए होंगे। सारी जनता, सब जो हमारे प्रिय दर्शक हैं, आदरणीय दर्शक है देश विदेश में, सबकी तरफ से, द न्यूज एक्सप्रेस की तरफ से, आपका डॉक्टर भैया पॉजिटिव इंडिया की तरफ से आपका अभिनंदन है और बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे बने रहेंगे। आपने बहुत सारे पॉइंट्स बोले हैं जो डिटेल में बाद में कर सकते हैं हम, क्योंकि एक एक टॉपिक बहुत लंबी चल सकती है और आप एक एजुकेशनिस्ट हैं और आप एक एकेडमिक रिकॉर्ड से आपके, तो फॉर श्योर हम आपसे फिर से कनेक्शन में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।